हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरा का त्यौहार होता है, ये अपने जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। अर्थात इस टाइम जो भी कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट करके भगवान श्री राम ने आज के दिन ही किसको मारा था? रावण को मारा था। तो इसके लिए अपन दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। इसी के साथ में अपने जो प्रयोगशाला सहायक है उसका अपना सिलेबस सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने यूनिट 8 बिलियन वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब वो तो अपन ने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। अब अपन एक नज़र एनसीईआरटी की तरफ डालेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या फैक्ट्स अपने को दे रखे हैं और कौन कौन से फैक्ट्स अपन ने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से फैक्ट्स अपन से रह गए हैं जिनको अपन अपने नोट्स में अब ऐड कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो ये काम हम अपने नोट्स में जैसे जैसे चैप्टर्स को करते जाएंगे, अर्थात यूनिट को अपन कंप्लीट करते जाएंगे, उसके साथ में एनसीईआरटी को भी रीड करते चलेंगे, ताकि कुछ यदि छूट गए हों एक दो पॉइंट तो उनको अपन अपने नोट्स में ऐड कर सकें। ठीक है, इससे आपको एनसीईआरटी से एक फायदा और होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी को काफ़ी बार तो फॉलो ही नहीं करते। वो अपना खुद का जो कंटेंट बना रखा है उसी को डिलीवर कर जाते हैं बच्चों को, और क्वेश्चन यदि अपने को एनसीईआरटी से आ जाता है तो बच्चे उस क्वेश्चन पर अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा जो कैरियर है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरा सबसे अच्छा एक ही फंडा है कि सबसे पहले मैं खुद के नोट्स लिखाता हूँ, उसके बाद में उनको एनसीईआरटी से वेरीफाई करता हूं, और एनसीईआरटी में कुछ मुख्य बिंदु रह गए होते हैं उनको भी अपन उसके साथ में ऐड करवा देते हैं। इसलिए आपका सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको डिलीवर किया जाता है, जिससे अपन ये दावा कर सकते हैं कि भैया यदि यूनिट 8 बिलियन से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे तो ये आपके नोट से ही मिलने वाले हैं। अब देखो, यदि मैं एनसीईआरटी को नहीं पढ़ाऊंगा और सीधा सीधा नोट्स को पढ़ा के चला जाऊंगा तो वहां 70% क्वेश्चन ही आप अप्रोच कर पाओगे, 30% क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं यदि एनसीईआरटी का आपको रिव्यू दे दूंगा तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में हो जाओगे, यदि इन क्लासेज को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लोगे तो। आगे बात समझ में जी? तो करें स्टार्ट। एनसीईआरटी का व्यू है जिसको बस देखना है आपको और अपने नोट से मिलान करना है कि अपन ने जो पढ़ा था वो ऑथेंटिक है या फिर ऐसे ही पढ़ लिया है, क्योंकि विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। ये कहता है जमाना कि आजकल आप जिससे भी यदि हाथ मिला रहे हो तो जमाना जिसको आपको शहद लग रहा है वो जहर होता है, क्योंकि लोग बाग आजकल के जो लोग बाग हैं बहुत ही फ्रॉड हैं। ठीक है, शकल से दिखते सीधे हैं लेकिन बहुत हरामी होते हैं। आगे बात समझ में? तो इसलिए समझें आप, आपको जो भी कंटेंट जिस तरीके के लोगों से मिल रहे हो बिल्कुल आपको क्लियर करके मिलना है, अर्थात आपको बिल्कुल सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है। तो अपन एनसीईआरटी का रीड करेंगे, जिससे अपन बात करते हैं कि 33 में से 33 क्वेश्चन क्यों आते हैं अपने नोट से। तो इसी की वजह से आते हैं क्योंकि अपन एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और अपने नोट्स को फॉलो करते हैं। आगे बात समझ में? ये थोड़ी बातें हैं जो मेरे को बतानी चाहिए आपको, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर लो, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री के कंटेंट में यदि ऐसा कंटेंट आपको कोई भी पढ़ा रहा है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा कंटेंट कोई पढ़ा ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने सारे टीचर, जो केमिस्ट्री के टीचर आप नहीं जानते ना, मैं हजारों टीचरों को जानता हूँ, और जो भी बेस्ट फैकल्टी है उनकी मेरे पास नोट्स भी हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें छोड़ रखी हैं एनसीईआरटी से। तो अपन याद रखें कि अपन को क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बिलियन, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या दे रखी है सर? यूनिट 8 कौन सी है? बिलियन चैप्टर दे रखा है, इसका यूनिट 8 है, ये यूनिट 8 इसका नाम है बिलियन। ठीक है, अब आपको मैं थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, वैसे तो इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन अपने को दैनिक जीवन में ये सारी बातें आनी चाहिए। देखो, शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी ना किसी रूप में बिलियन के रूप में ही घटित होते हैं। कोई भी शरीर में यदि अपन कोई भी प्रक्रम घटित हो रहे ना, सारे बिलियन है। जैसे पानी पी रहे हो, पानी के अंदर शुगर मिला दी, ये भी बिलियन है। बताओ, इस तरीके के जो प्रोसेस चल रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में क्या होते हैं जी? बताओ, बिलियन के रूप में ही घटित होते हैं। जैसे अब इसमें एकक में अपने को पढ़ना क्या चाहिए? विभिन्न प्रकार के बिलियनों को बनाना, बिलियन की सांता, हेनरी राउल्ट के नियमों को स्पष्ट कर सकेंगे, आदर्श अनादर्श बिलियन, वास्तविक बिलियन और राउल्ट के नियम से विचलन क्या होता है, बिलियनों के अनुसंग गुणधर्म, और बिलियनों के कुछ विलयों को प्रदर्शित करने वाले असामान्य
अणुभार। आगे बात समझ में। तो आपके सिलेबस का जो मेन पार्ट थे, जो आपको पता होने चाहिए, लेकिन नहीं है पता तो मैं बता देता हूं। देखो आपका जो पहला पार्ट दे रखा है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और विलयन क्या होता है। सबसे पहले तो अपन को इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के विलयन के विलयन के प्रकार। कैसे भाई, काम नहीं कर रहा है, बोलो बोलो बोलो। बोर्ड हैंग हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हो जाएगा सही, ठीक है। गर्मी लग गई होगी इसको। ठीक है जी। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक है। इसके बाद में आपको आदर्श सांद्रता की इकाइयां क्या हैं जी, सांद्रता की, सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां, जिसमें आपको पढ़नी है कैपिटल एम, एन, एफ, स्मॉल एम, परसेंट, वेट बाई वेट, परसेंट, 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 वेट बाई वेट। क्यों हैंग हो रहा है भाई, क्या परेशानी दे रहे हो। आज क्या मैंने एक दो क्लासें और रिकॉर्ड कर दी हैं इस पर, तो इसलिए ये क्या परेशान हो गया है। और मेरी तो छुट्टी थी तो मैं तो परेशान हुआ नहीं, क्योंकि संडे था, संडे नहीं था, आज दशहरा की छुट्टी थी, तो दशहरा की छुट्टी के चक्कर में मैं तो फ्री था। अब लेकिन ये हो गया परेशान, क्योंकि 2 क्लासें मैंने रिकॉर्ड कर दी इस पर ऑलरेडी, तो इसलिए थोड़े नखरे दिखा रहा है। अब नखरे दिखा रहा है, लेकिन अपन इसको प्रॉपर यूज करेंगे, चाहे इसको कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। चाहे इसको कुछ भी हो जाए, अपन इसको प्रॉपर यूज करने वाले हैं। ये ले लिया टीचिंग मोड। इसके बाद में इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट फाइल, और अपन ने ये फाइल को ओपन कर लिया इसमें। जब किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं ना, तो थोड़े नखरे तो दिखाता ही है वो, ठीक है। तो ऐसे ये नखरे दिखा रहा है, लेकिन अपन इसको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अपन इसको प्रॉपर यूज में लेंगे। चलो जी, क्या क्या बात कर ली थी मैंने, चलो इस इधर की साइड लिखता हूँ मैं। पहले विलय, विलायक और विलयन, ठीक है। इसके बाद विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार के बाद में सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई में क्या पढ़ना है, कैपिटल एम, कैपिटल एन, एफ, स्मॉल एम, परसेंट, वेट बाई वेट, और एक्स, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद में राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के बाद में अपने को पढ़ना था आदर्श अनादर्श विलयन, आदर्श अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आदर्श अनादर्श विलयन। और इसके बाद में पढ़ने थे अणुसंख्य गुणधर्म। क्या पढ़ने थे, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ये आपको पढ़ना था। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आप सभी को ये दिख रहे होंगे। बोलो भाई, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। ठीक है जी, दिख रहे हैं। आगे बात समझ, ये आपने को पढ़ना है। अब देखो जी, मैं आपको बस एक बार, वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। देखो मैंने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं जी,
सामान्य जीवन में हम बहुत से पदार्थ परिषद अधिकांश दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग महत्व संगठन निर्भर करता है। जैसे पीतल, पीतल जिंक और निकल का मिश्रण है। आपको पूछ लेगा पीतल किससे बनता है, तो क्या लिखेंगे बताओ जी। आपको बस ये बात है याद रखनी है भैया, पीतल, पीतल किससे बनता है, पीतल बनता है जिंक और निकल से। किससे बनता है, जिंक और निकल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। इसके बाद है जर्मन सिल्वर। क्या है, जर्मन सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर है जी, जर्मन सिल्वर किससे बनता है बताओ, कॉपर जिंक और निकल से, कॉपर जिंक और निकल से बनता है। अथवा कांसा, कांसा किससे बनता है, कांसा बनता है कॉपर और टिन से, कॉपर प्लस एसएन। अपने को याद रखना है ये ठोस विलयन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं, ठोस विलयन के एग्जाम्पल हैं। ठोस विलयन के क्या है जी, एग्जाम्पल है। आपको पेपर में पूछ सकता है कौन कौन से ठोस विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते, थोड़ी थ्योरी है ये याद रखनी है आपको। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा क्षरण को रोकती है, दंत क्षरण को रोकती है। जबकि यदि 1.5 हो जाएगी ना तो दांतों में पीलापन ला देगी। दोनों कारण फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। उदाहरण तक सोडियम फ्लोराइड चूहों के लिए जहर के रूप में काम आता है। आपको क्या पूछेगा, सोडियम फ्लोराइड NaF, किसकी बात करेंगे जी, NaF, सोडियम फ्लोराइड चूहों के लिए जहर का काम करता है। चूहों के लिए जहर का काम करता है, जहर का काम करता है, जहर का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में यदि फ्लोराइड आयनों की 1 ppm सांद्रता दंत क्षरण को रोकेगी। यदि 1.5 हो जाएगी तो आपके दांतों में क्या आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा। ठीक है, अंतःस्रावी इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं। रक्त प्लाज्मा सांद्रता सदस्य होती है इत्यादि कुछ उदाहरण है विलयन के। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट अपन को क्या क्या पढ़ना है इसमें। अब देखो जी, अपने को पढ़ना है बिलियन क्या होता है, क्योंकि ये तो आप लोगों को बात समझ में आ गई, लेकिन अपने को पढ़ना है बिलियन। बिलियन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण क्या कहलाता है जी, बिलियन कहलाता है, जिसमें एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो देखो इस एकक में अपन द्रव्य विलयनों तथा उनको बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी, द्रव्य विलयन एवं उसको बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। जैसे वासुदा अनुसंग गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, विलयनों के प्रकार प्रारंभ में करेंगे, फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलय सांद्रता को व्यक्त करने के विकल्पों को जानेंगे। आगे बात समझ में। अब अपने को पढ़ना है सबसे पहले कि द्रवीय विलयन क्या होते हैं। क्या जी, द्रवीय विलयन क्या होते हैं, तो विलयनों के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले समझो विलयन की डेफिनेशन। विलयन की डेफिनेशन क्या कहती है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण होता है। से हमारा तात्पर्य मिश्रण सभी जगह एक संगठन समान होते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। और विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। मैंने आपको लिखाया था विलायक ही डिसाइड करता है कि विलयन किस तरीके का होगा। विलयन विद्यमान होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक विलय कहलाते हैं। इस एकक में हम केवल द्विअंगी विलयनों के बारे में ही जानेंगे और प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव और गैस अवस्था हो सकता है, जिसकी अपन को सारणी आगे ज्ञात करनी। क्या समझे आप, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करता है, डिसाइड करता है कि विलयन किस तरीके का होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है विलयनों के प्रकार। अब ये इंपॉर्टेंट अपने लिए क्वेश्चन यहां से आ सकता है। देखो गैसीय विलयन। अब देखो गैसीय विलयन क्या होते हैं कि एक बार गैसीय विलयन में गैस विलय, द्रव विलय और ठोस विलय, और विलायक कौन होगा बताओ, गैस ही होगा, तो पूरा क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, द्रव विलयन में एक बार गैस, द्रव, ठोस, और विलायक कौन होगा, द्रव होगा। ठोस विलयन में एक बार गैस, द्रव, ठोस, और ठोस ही क्या होगा, विलायक होगा।
तो जो ब्लैक होगा उसी तरीके का बिलियन डिसाइड होगा। तो देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, गैस गैस का हो गया, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, कपूर और नाइट्रोजन गैस का विलयन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, गैसीय विलयन के। द्रव विलयन की बात करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई एथेनॉल और जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए, द्रव्य विलयन के। इसके बाद बात करते हैं ठोस विलयन की, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम और तांबे के सोने के साथ में विलयन। तांबे का सोने के साथ में विलयन किसका एग्जाम्पल होता है, ठोस विलयन का एग्जाम्पल होता है। पूरी आपको सारणी बनवा रखी है, उसको यदि स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ जाओगे तो जो विलयन के प्रकार दे रखे हैं ना, तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाई, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाई। अब देखो जी, कितना विलय घुला हुआ है, उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आपको कितनी कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। किसकी बात करेंगे जी, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, बिलियनों के अवयव में द्रव्यमान प्रतिशत निर्भर, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, तो बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान इनटू 100 कर लोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, भार प्रतिशत। इसको क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत भी कहा जाता है। यदि एक बिलियन का वर्णन करें 10% ग्लूकोज द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो तात्पर्य 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम बिलियन बना हुआ है का द्रव्यमान प्रतिशत व्यक्त सांद्रता को व्यक्त कर रासायनिक उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप समझते हो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखाया था आपको कि 40% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, अर्थात यहाँ 40 ग्राम तो विलय है और 60 ग्राम क्या बताओ, विलायक है। इसी तरीके से इसने एग्जाम्पल दिया है कि 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, तो 90 ग्राम क्या होगा, यहाँ 90 ग्राम पानी होगा, 90 ग्राम पानी होगा, जब जाकर के ही क्या बनेगा, 100 ग्राम बिलियन बनेगा। 100 ग्राम क्या बनेगा जी, बिलियन बनने वाला है। यही बात बताता है द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की थी मोल अंश, इसकी बात करेंगे जी, मोल अंश की। मोल अंश क्या होता है, देखो इसे सामान्यतः 1 से डिनोट करते हैं और अवयव के मोल अंश कैसे करते हैं, अवयव के मोल सभी अवयवों के कुल मोल, अर्थात x से बराबर Na अपॉन Na प्लस NB। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। लेकिन यदि 1 से ज्यादा है तो x1 x2 x3 x1 x2 x3 का यदि अपन वैल्यू की बात करें बच्चों, वैल्यू की बात करें तो टोटल किसके बराबर आती है, 1 के बराबर ही आती है। मोल अंश की इकाई बिलियनों के भौतिक गुणों से संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी होती है, जैसे बिलियनों की सांद्रता वाष्प के साथ संबंध दर्शाने में तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना व्यक्त करने के लिए काम में लेते हैं। जब मैंने आपको बात की थी, ज्यादातर जैसे राउल्ट स्लॉट की बात की थी ना, वहां अपन मोल फ्रैक्शन ही क्या कर रहे थे, यूज में ले रहे थे। आगे बात समझ में, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है। क्या होती है सर, यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस, अर्थात कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल में ये फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल समझो। एग्जांपल ये अब देखो पेपर में सीधे सीधे एग्जांपल आएंगे ना, तो यही पूछेंगे। क्या कह रहा है, देखो एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो देखो C2H6O2 कितना है, 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम। तो H2O कितना हो गया बच्चों, 80 ग्राम हो गया। बोलो अब इसके मोल निकाल लो, N इक्वल टू मोल कैसे निकालोगे, 20 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना आएगा बताओ, इसका मोलर मास आएगा 62। और यदि H2O के मोल निकालोगे तो 80 डिवाइड बाई 18। तो देखो यदि सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.322 मोल और ये आ जाएगा 4.4 मोल। अब आपको क्या निकालने हैं, इसे C2H इससे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं जी, एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल करोगे तो ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 0.068 मोल। और इसी प्रकार से यदि मेरे को वाटर के निकालने तो 0.932 मोल आ जाएंगे, या फिर ऐसा करो 1 में से माइनस कर दो। अब पेपर में यदि पूछे ना ये क्वेश्चन तो डिट्टो यही क्वेश्चन आने वाला है आपको, इसके अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर में हर बार एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा पूछता ही नहीं। तो सबसे पहले ग्राम दे रखा है तो मोल निकाल लो, मोल निकाल के उसके मोल और टोटल मोल का रेशो ले लेना, तो कभी भी 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, मैक्सिमम 1 ही वैल्यू आने वाली है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट टर्म क्या कह रही है,
नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोलरता। क्या है जी? मोलरता। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर बोलो या 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से नोट करते हैं, ठीक है जी। विलय के मोल अपॉन बिलियन का लीटर आयतन में। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, ये उस बिलियन की मोलरता की गणना करो जब 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो 5 डिवाइड बाई 40 मोल निकाल लिए और मोल को 1000 क्या करो 1 लीटर से या 1000 ml से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0278 मोल पर लीटर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको बताया था 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के, ये याद रख लेना यूनिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मोललता। क्या है जी? मोललता। मोललता क्या होती है बताओ? मोललता देखो, किसी विलयन की मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहा जाता है। विलय के मोल अपॉन विलायक का मोल किलोग्राम में, किसमें आना चाहिए जी? ये किलोग्राम में आना चाहिए। यदि ग्राम में दे रखा है तो ऊपर 1000 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में विलय विलयन की मोललता की गणना करो। मोललता गणना करनी है तो देखो कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक का मतलब होता है CH3COOH। इसका जो मोलर मास होता है ग्राम मोल इनवर्स 60 ग्राम मोल इनवर्स होता है। डिवाइड करो, मोल निकाल लिए मोल को। अब ये देखो 75 ग्राम दे रखा है तो किलोग्राम में चेंज कर लो, या फिर मैंने आपको सीधा ही फॉर्मूला बता रखा है, स्मॉल m इक्वल टू W अपॉन MW इनटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम। इससे करोगे तो ये आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। कितना आ गया? 0.556 मोल पर केजी। इस तरीके से कर लोगे सॉल्व। क्वेश्चन आएगा लेवल स्टैंड में तो यही आने वाला है, इसके अलावा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपके लिए है, वैसे मैंने इन सभी के सॉल्यूशन करवा रखे हैं। यदि कुम्मच क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि 22 ग्राम यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। 22 ग्राम बेंजीन में, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम घुली हुई हो तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो ये कह रहा है 22, तो 22 डिवाइड बाई 22 122 होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। ये क्या दे रखा है? एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। ये 122 है। कितना है जी? 122। 122। इसको क्वेश्चन को देखो थोड़ा सही करेंगे अपन। 122 ग्राम, कितना? 122 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम, कितनी? 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो तो आपको क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप कैसे करोगे? परसेंट वेट बाई वेट बराबर 22 डिवाइड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100 कर लेना। इसे 22 डिवाइड बाई 144 इंटू कर लेना 100। जो आंसर आएगा उसी से क्या निकल जाएगा? परसेंट वेट बाई वेट आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात 30% वेट बाई वेट है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। तो देखो बिलियन में बेंजीन कितना है? तो देखो 30 डिवाइड बाई बेंजीन का मोलर मास याद करोगे तो कार्बन C6H6 होता है तो बर्चिंग 72 से 78, 30 डिवाइड बाई 78 तो यहां से मोल निकल जाएंगे और कार्बन कितना बच गया? 70। अभी देखो नेक्स्ट क्या बच गया? द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की बात करूंगा तो ये 12 और ये 71 का मतलब कितना हो गया? 142, क्योंकि एक कार्बन का 35.5 होता है और 2 का 71 हो गया और 4 का कितना हो जाएगा? बोलो भाई 142। तो 12 ऐड कर लो इसमें, 4 5 154, ये 154 आ गया। दोनों के मोल निकाल लो और दोनों के मोल निकाल करके जैसे इसके मोल यदि मैंने कह दिया सर A निकले और इसके निकले B तो A अपॉन A प्लस B निकाल लेना और इससे ये सॉल्व हो जाएगा आपका।
बोलो भाई, प्रत्येक विलियन की मोलरता याद करनी है आपको। मोलरता याद कैसे करोगे? 30 ग्राम CONO3 का होल टू 6H2O 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है। कैपिटल एम जानते हो आप, कैपिटल एम बराबर W/MW। देखो भाई, कैपिटल एम बराबर W/MW इंटू 1000 डिवाइड बाई बी इन ml में। अब देखो आपको कितना दे रखा है, ये 4.3 लीटर दे रखा है, तो 4.3 लीटर दे रखा है तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4.3 तो W कितना दे रखा है 30। अब CONH3 का होल टू, तो देखो CO ये होता है 57 के करीब, N का 14 और 14 दो है, ये 14 है तो 57 प्लस NO3 2 है ये, तो 28 और 3 दूनी 6, 16 छिक्की 96 प्लस 6 इंटू 18। ये सॉल्व करके देख लेना, या मोलर मास निकाल लेना। जैसे इसको जोड़ करके मैंने लिख दिया x, तो ये x लिख लोगे इंटू 1/4.3 कर लेना, इससे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताया तनुकरण का विलयन। तनुकरण आप कैसे करोगे बताओ? आपको दे रखा है 30 ml ऑफ 0.5 m और 500 ml तनु करने पर कितना आएगा? तो देखो 30 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 500, तो यहां से आपको M2 निकल जाएगी, निकाल लेना। ठीक है, यूरिया का इतना दे रखा है, यूरिया का इतना दे रखा है तो कितना आएगा? तो देखो 0.2 मोलर, 2.5 मोलर है, 2.5 kg है, तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान की गणना करो, आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। तो आप कैसे निकालोगे बताओ? मोलर मोलर की बात कर रहा है ये, मोलर और ये, तो यहाँ एक रिलेशन काम करेगा। यहाँ कौन सा? स्मॉल m बराबर 1000 इंटू m डिवाइड बाई 1000 इंटू डी m माइनस MW वाला लगा लेना फॉर्मूला। इसके बाद ये निकाल लेना आप, जो आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा रखे ना, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस का पार्ट है, नीचे वाले क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चे चक्कर खा के गिर जाएंगे पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है। ये देखो, ये देखो द्रव्य विलयनों का बासुदाब। द्रव्य विलयन के बासुदाब की बात करेंगे। जब विलायक में कोई द्रव होता है तो द्रव्य विलयन बनते हैं। विलयन में एक गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है। विलयनों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। द्रवों के, ठोसों के विलयन प्रकार में ये बात ठीक है, ठीक है। अब देखो अपन को 2 ही विलयन पढ़ने हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो द्रव का विलयन और ठोस द्रवों का विलयन। इनके लिए दोनों राउल्ट के नियम पढ़ाए थे मैंने आपको। किसके नियम? राउल्ट के नियम दोनों के लिए पढ़ाए थे, जिसमें आपने एक तो पीटी बराबर द्रव द्रव विलयन के लिए तो क्या निकला था? P0A XA प्लस P0B XB, और इसके लिए जो ठोस वाला था इसके लिए क्या निकला था? PS इक्वल टू P0 X विलायक। बस यही याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट देखो वही काम है द्रव द्रव विलयनों के लिए। यहाँ P1 मान रखा है, अपन ने PA मान लिया था। ठीक है, वही डेरिवेशन निकल के आ रहा है। देखो P0A P2 माइनस P1 X2, ये ग्राफ मैंने आपको खिंचवाए रखे हैं। ठीक है, अब देखो मोलन से सम्मिलित किया जाता है विलयन का कुल बासुदाब अवयव के 2 मोलन्स के साथ रेखीय रूप से परिचर्चा करता है, 1 और 2 बासुदाब। ठीक है जी, अब देखो इसमें भी इतना ज्यादा कुछ है नहीं है, मैंने आपको स्लोप बता दिए कि यदि प्लस आएगा तो एक वैल्यू ज्यादा आएगी और नेगेटिव आएगा तो दूसरी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, यदि वाष्प अवस्था की बात करेंगे तो बाह्य क्या है? गैसीय अवस्था में मोल फ्रैक्शन है। तो देखो P1 इक्वल टू बाई 1 पी कुल, P2 इक्वल टू बाई 2 पी कुल, और PI अर्थात कोई भी आई कंपोनेंट दे रखें तो बाई आई और पी कुल हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा डिवीजन करवा रखा है। ठीक है, इसके बाद में यदि इस क्वेश्चन को यदि आप करते हो तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपके लिए। वैसे मैंने आपको बता रखा है, देखो 298 क्लोरोफॉर्म CH Cl3 डाइक्लोरो मीथेन CH2Cl2 के बासुदाब क्रम से 200 mm और 400 दे रखे हैं। लेकिन आपको देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 25.5 ग्राम, इतना दे रखा है 40 ग्राम ये दे रखा है, मिलाकर विलयन का बासुदाब की गणना करो। तो सबसे पहले बासुदाब मैं पॉइंट बताता हूं आपको, यदि से सॉल्व करते हो आप तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है और यदि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे लिए। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट, इसमें आप मोल निकालोगे। क्या निकालोगे जी? दोनों के मोल निकालोगे। बी, उसके बाद में मोल भिन्न निकालोगे। मोल भिन्न निकालोगे। मोल भिन्न कैसे निकालोगे? जैसे आपको यदि CHCl3 के निकालने हैं, CHCl3 के,
तो CHCl3 के मोल निकालोगे ऊपर अपॉन टोटल मोल, अर्थात CHCl3 के मोल और CH2Cl2 के मोल निकालोगे। ठीक है, दोनों के मोल निकाल लोगे। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या करोगे, PT इक्वल टू P0A XA और P0B XB, ये निकाल लोगे। बोलो जी, ये निकाल लेना। तो यहां से ये काम हो जाएगा। इसके बाद में वाष्पीय अवस्था में प्रत्येक के अवयव के मोल अंश, ये मैंने भी आपको बता रखा है। अब देखो डी क्या करोगे, इसमें वाष्पीय अवस्था में निकालना है। तो देखो बाई CHCl3 निकालोगे, तो देखो PA, पहले तो PA निकाल लोगे, अर्थात PA का मतलब ये जो वैल्यू आ गई होगी ये निकालोगे और अपॉन P टोटल कर लोगे। P टोटल 4 पॉइंटों में खत्म हो जाएगा। तो देखो इसको एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको किस तरीके से सॉल्व कर रखा है इन्होंने। देखो जी, सबसे पहले दोनों के मोल निकाल लिए इन्होंने। क्या निकाल लिए जी, सबसे पहले दोनों के मोल निकाल लिए। देखो यहां से मोल फाइंड कर लिए, मोल निकाल लिए, कुल मोल निकाल लिए, और इसके बाद में मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद में आप या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या अलग अलग निकाल लो, आपको P टोटल निकल जाएगा। यहाँ P टोटल निकलने के बाद में गैसीय अवस्था में आप इस तरीके से 4 पॉइंटों में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजी क्वेश्चन है, लगता बड़ा है लेकिन सबसे इजी है ये। नेक्स्ट क्या है अब देखो इसकी बात नहीं करेंगे। ठोस पदार्थों के लिए द्रव विलयन का, देखो मैंने आपको बताया था किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव के लिए आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखो जो ठोस था अवाष्पशील, उसकी तो कोई भी प्योर अवस्था में कोई भी वाष्प दाब कैलकुलेट नहीं होगा, ओनली ऑन विलायक का ही होगा। तो देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन X1 P1 इक्वल टू X1 P01, ये आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट, ये मैंने ग्राफ बनवाए रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद में आदर्श और अनादर्श विलयन की बात की थी अपन ने। किसकी बात की थी जी, आदर्श और अनादर्श विलयन की बात की थी। अब देखो आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये बात सही है सर। इसके बाद में जो आदर्श विलयन में दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों के लिए मिश्रण। देखो डेल्टा X 0 होता है, डेल्टा B मिक्स भी 0 होता है। ये सारी चीजें मैं लिखा पढ़ा चुका हूं आपको 8 पॉइंटों में। इसके बाद में देखो फिर मैंने इसके बाद में लिखाया था कि ए बी के अध्ययन करेंगे तो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन समान होती है। तो देखो जी ये लिखा रखा है नोट्स में, सीधा सीधा लिखा रखा है। देखो ए बी अध्ययन का समझा जाता है कि अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं ए बी बी प्रकार की होती हैं, जबकि द्विअंगी विलयनों में दोनों अन्योन्य क्रियाएं ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं भी उपस्थित होंगी। यदि ए और बी बी अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के समान हो तो यह आदर्श विलयन कहलाता है। मैंने आपको लिखाया था कल, अगर कोई पढ़ेगा ना प्रॉपर तरीके से कि सर ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन यदि ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाएंगी तो आदर्श विलयन है, यदि बराबर नहीं होंगी तो अनादर्श विलयन है। ठीक है जी। नेक्स्ट अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन का मतलब क्या बताऊं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और एक करता है जी ऋणात्मक विचलन। क्या करता है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अब देखो जी ये ग्राफ मैंने बनवा दिया था पॉजिटिव डेविएशन का, ये नेगेटिव डेविएशन का आपको ग्राफ बनवा रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, यदि ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन होगी ए बी से तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और यदि ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन ए बी से कम होगी तो ऋणात्मक क्या करेगा, डेविएशन शो करेगा। देख लो जी यही शो कर रहा है। अब देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आप मिलाओगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने लिखा रखा है पॉजिटिव डेविएशन तभी शो करेगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, और जबकि नेगेटिव डेविएशन में आपको कहीं भी HNO3 दिख जाए, CHCl3 दिख जाए और NH2 ग्रुप दिख जाए, ये सारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। जो ऐसे दो घटकीय मिश्रण होते हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, ये एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रवाही आसवन द्वारा अलग नहीं किया सकता। कल मैंने लिखा चुका हूं ये सारी बातें आपको। इनको प्रवाही आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। दो प्रकार के होते हैं ये, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। देखो इसके एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे आपको, कौन कौन से एग्जाम्पल है बताओ सर। यहाँ H2O और HNO3 को मिलाया था अपन ने, बोलो तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इन दोनों से ज्यादा आया था 393 के करीब, बोलो भाई। और यहाँ अपने को जो निम्न न्यूनतम क्वथनांक वाले हैं, यहाँ H2O को मिलाया था और इथेनॉल को
C2H5OH को इन दोनों को मिलाया तो इसका 78.1 के करीब आया। ये निम्न आया तो ये न्यूनतम हो गया और वो अधिकतम हो गया। आगे बात समझ, दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए अपने को। नेक्स्ट, अब देखो जी ये एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रिक अम्ल और 32 जब जिसका कितना 393.5 केल्विन आता है। ठीक है, अब देखो अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं जी, देखो जी क्या कह रहा है ये, विलयन के परासरण दाब, विलायक का हिमांक में अवनमन, विलायक का क्वथनांक में उन्नयन और विलायक का बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये सारे क्या है बताओ, अणुसंघ गुणधर्म हैं। ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की प्रकृति पर ऐसे गुणों को अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति। मैंने बताया भी था आपको, आज की क्लास में रिकॉर्ड किया है कि कणों की संख्या पर, किस पर जी, कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे वही अणुसंघ गुणधर्म है। कणों की प्रकृति पर नहीं करनी चाहिए, कणों की प्रकृति का लेना देना नहीं है कोई भी, इसमें कणों की प्रकृति से कोई भी लेना देना नहीं है। कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसकी बात की थी, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसकी बात की थी जी, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखो समझो जी वही है। अब देखो पी अवाहशील पदार्थ मिला रहे हो, उसका शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब 0 होगा। अब जो रिलेशन की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, चलो जी देखो यदि अपन इसके रिलेशन की बात करेंगे तो डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, और पी नॉट ये मैंने आपको क्या लिखाया था, इस फॉर्म में लिखाया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, ये लिखाया था एक्स सॉल्यूट। अब एक्स सॉल्यूट को आप कॉमन करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। आगे देखो, देखो जी पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, अति तनु विलयनों के लिए एन टू बाई एन वन। अब इसको सोल्व कर लो, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू एम वन अपॉन डब्ल्यू वन। यहाँ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एम वन एम टू क्रम से विलायक और विलय की मात्रा के मोल द्रव्यमान है जिसका परिकलन कर सकते हो, ये आपको याद रखना है जी। ये रिलेशन मैंने आपको सुबह भी बताया था, ये आपको क्या करना है, याद करना है। आगे बात समझ में, ये रिलेशन आपको क्या करना है जी, याद करना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सब समझो, ये एक बार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी ग्रेड 1 में पूछा गया है। कहां पूछा गया है, आरपीएससी ग्रेड 1 में। पिछले साल के क्वेश्चन अगर बात करेंगे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन समझो, देखो जी किसी ताप पर शुद्ध व्यंजन का बाष्प दाब, किसी ताप पर व्यंजन का बाष्प दाब इतना दे रखा है, 0.5 ग्राम अवाहशील विद्युत अनवघट ठोस 39 ग्राम व्यंजन मोलर द्रव्यमान 78 दे रखा है, घोला गया है। प्राप्त विलयन का बाष्प दाब इतना हो जाता है, ठोस विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो देखो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई डब्ल्यू टू, ये होता है। अब देखो शुद्ध अवस्था में कितना दे रखा है, किसी ताप पर शुद्ध व्यंजन का इतना दे रखा है, ये कितना है 0.850 माइनस विलयन का बाष्प दाब कितना हो जाता है 0.845 डिवाइड बाई 0.850 इक्वल टू डब्ल्यू कितना दे रखा है 39 ग्राम और व्यंजन का कितना होता है 78 होता है मोलर मास इंटू एम टू तो मेरे को पूछा ही है, M2 तो मेरे को क्या पूछा है x अपॉन W2 कितना दे रखा है जी, W2 दे रखा है 70 कितना देगा 39 ग्राम, 0.5 ग्राम है ये सर, ये 0.5 ग्राम है, कितना है ये है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम और ये है 39, कितना है 39। आगे बात समझ में, ये क्या कह रहा है देखो
किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वास्तविक अवाष्यशील विद्युत अपघट्य ठोस 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है। तो देखो बेंजीन में मिलाया जाता है, किसमें मिलाया जाता है? बेंजीन में। तो देखो समझो ये है 0.5। अब ये अनपघट्ट है तो ये x मानना पड़ेगा क्योंकि इसका अपने को वैल्यू नहीं दे रखी है। कितने ग्राम में? 39 ग्राम में, और यहां बेंजीन आ जाएगा। बोलो भाई, M2 पर आएगा, ये आएगा 78 और ये आ जाएगा 39। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 170 ग्राम मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 1 2022 वाली वैकेंसी में पूछा गया है। आ गई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वथनांक में उन्नयन। इसकी बात करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है जी, देखो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है जी? पहले तो अपने को समझना है कि क्वथनांक क्या होता है। तो देखो जी क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है, देखो द्रव का ताप बढ़ता है तथा उस ताप पर उबलता है, उससे बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है। क्या कह रहा है? जिससे उस ताप पर उबलता है, जिससे बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उदाहरण के लिए 373 केल्विन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्योंकि इस ताप पर जल का बाष्प दाब 1.013 बार होता है। एक वायुमंडलीय है, जिसे पिछले खंड में अपन ने क्या कर लिया है जी? जान लिया है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, देखो सबसे पहले अब देखो इसमें जो बात है ये क्या कहता है कि उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका बाष्प दाब, मैंने आपको सुबह बताया था एक्चुअल में क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब आपने क्या किया? अवाष्यशील विलय मिलाया है। क्या मिलाया जी? अवाष्यशील विलय मिलाया है। तो विलयन का जो तापमान है वो बढ़ेगा, जिसे क्या कहते हैं अपन? क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। अब देखो एक क्लियर डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है पूरा, अब मैं तो बस आपको बताने वाला हूं। देखो ये ग्राफ मैंने बनवाया था विलायक और विलयन, डेल्टा टीवी। देखो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एम के, डेल्टा टी बराबर केबी इंटू एम। यहाँ से एम निकाल लोगे आप, और M2 निकालने के बाद 1000 इंटू W2 इंटू केबी अपॉन डेल्टा टीवी इंटू W1। इसके बाद में आप यहाँ से विलय का मोलर द्रव्य M2 निकालने के लिए विलय का एक ज्ञात करते हैं। ऐसे विलय ज्ञात करने के विलयन डेल्टा टीवी का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, केबी का मान ये। अब देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यही पेपर में पूछा जा सकता है। एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया है, इतना बार आपको दाब दे रखा है। ये जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केवी का मान इतना दे रखा है आपको, ये पूरे मान आपको दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, जैसे डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। अब वैल्यू पुट कर दो। आपको क्या पूछा है इसने? आपको पूछा क्या है? केवी का मान इधर का इस सॉसपैन में इतना किस ताप पर उबलेगा, किस ताप पर उबलेगा। अर्थात यहां से डेल्टा टी उन्हें निकाल लेना, और उसके बाद में डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, अर्थात अपने को टीवी पूछा है। क्या पूछा है? टीवी पूछा है। टीवी पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा 373.202 केल्विन। ये अगर सॉल्व कर लोगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले इस फॉर्मूले से डेल्टा टीवी निकालना, उसके बाद में डेल्टा टीवी से टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है 273 केल्विन होती है। कितनी होती है? 373 केल्विन। कितनी होती है? 373 केल्विन, या फिर बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है मोलर द्रव्यमान फाइंड करना है। बेंजीन का क्वथनांक कितना दे रखा है? 1.80 ग्राम अवाष्यशील विलय 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है।
इतना हो जाता है। विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना करो। बेंजीन के लिए केवी का मान इतना दे रखा है। तो देखो डेल्टा टीवी निकाल लो पहले तो, टीवी माइनस टीवी नॉट से शुद्ध अवस्था में कितना है, ये 354 माइनस 11 माइनस से कम कर दो 353.23 ऐड करोगे तो डेल्टा टीवी आ जाएगा 0.88। इसके बाद में M2 निकाल लो, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आ जाएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद में हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन की बात करेंगे तो देखो किसी पदार्थ के हिमांक ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था गतिक साम्य होती है, इसे क्या कहते हैं अपन, हिमांक कहते हैं। जब अवाष्यशील अपन द्रव मिलाते हैं तो उसका तापमान और गिरने लगता है, जिसे अपन जानते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये आपको बनाई दिया मैंने ग्राफ, बोलो ग्राफ बनवा रखें। डेल्टा टी एफ इंटू के एफ इंटू एम, और के एफ क्या होता है, ये हिमांक में अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्रायोस्फेरिक स्थिरांक, और ये विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है। इसकी यूनिट क्या होती है, के केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस तरीके से आप एम निकाल लो। एम तो आप जानते हो मोलिटी क्या होती है, इसका डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू टू अपॉन, वही बातें हैं सारी सेम टू सेम डिट्टो। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के फॉर्मूले सेम ही है, बस के बी की जगह टी एफ आ जाएगा और के एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो के एफ क्या होता है, आर एम वन टी नॉट एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच गलन वाली, और के बी हो जाएगी डेल्टा एस बाष्पन वाली। ये मैंने सारे डेरिवेशन करवा रखे हैं आपको। इसके बाद में ये डाटा आप देख लेंगे एक बार, ये वैल्यू मैंने आपको लिखा रखी है पानी की और बेंजीन की, लेकिन ये आप एक बार अपने स्तर पे भी याद कर सकते हो यदि याद हो जाती है, बाकी पेपर में आपको देता है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन दे रखे हैं सेम टू सेम, तो इन क्वेश्चनों को आप करके देख लेंगे। एक आ रहा है 270.95 और एक आ रहा है 256, अर्थात इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है बताओ, परासरण दाब क्या होता है बताओ। देखो परासरण दाब का मतलब क्या होता है, विलायक के स्तंभ से, किससे जी, विलायक के स्तंभ से विलायक के कणों का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। लेकिन यदि अपन बात करें कि तनु विलयनों से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इस ये काम कैसे होता है, एसपीएम के द्वारा होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। अब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है ये क्या होती है, चयनित पारगम होती है, अर्थात सेलेक्टिव पार्टिकल को अंदर जाने देती है। जैसे अपन बात करें कि ये किस किस की बनी होती है, तो देखो इसकी बने होने का कारण क्या कहते हो, ये सुअर के ब्लेडर पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप से मिलती है, सेलोफोन की तरह संश्लेषित होती है। ये झिल्लियां सतत सीट या फिल्म की प्रतीत होती हैं, तथापि छिद्रों के रन्नों के नेटवर्क के रूप में काम करती है, ठीक है जी। अब देखो यदि विलायक से विलयन की ओर पार्टिकल जा रहे हैं और इनको अपन रोक दें, इन पार्टिकल को क्या करते हैं अपन रोक दें, उसे कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं जी, परासरण दाब। ये पूरा पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो देखो पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू एन टू बाई बी आर टी M2, M2 इक्वल W2 अपॉन R, W2 इंटू RT अपॉन पाई बी, ठीक है। इस तरीके से आप इनको निकाल लोगे। इसके बाद मैंने समपरासारी विलयन बता दिया, अति परासारी और अल्परासारी, जिसके लिए दोनों परासरण दाब समान होंगे। समपरासारी एक का ज्यादा होगा अति परासारी और एक का कम होगा तो वो अल्परासारी हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, M2 पूछा है 61,022, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पिछली बार सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, 61,022 ग्राम मोल इनवर्स ये पूछा गया है, ठीक है। प्रतिलोम परासरण का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कोई समुद्री एरिया में रहते हैं ना, तो ये जस्ट परासरण का उल्टा होता है, जिसे पानी को प्योरीफाई करने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट अब देखो मैंने आपको बताया था असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी विलयन के अंतर्गत पार्टिकल को डाला, अब यदि वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो डिसोसिएट हो गए तो उनका जो अपने को सैद्धांतिक मान दे रखा है और अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें अंतर आता है। उस अंतर को ही रोकने के लिए बांटाप ने एक फैक्टर या गुणांक दिया था जिसे आई बोलते हैं। जैसे ये दो काम करता है, यदि कोई भी आयन वियोजित हो रहा है तो उसके लिए अलग वैल्यू आती है और कोई संगठित हो रहा है तो उसके लिए अलग वैल्यू आती है। जैसे देखो ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल संगुणन करके क्या कर लेता है, डाइमर बना लेता है, डाइमर बना लेता है, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 आ जाती है, तो उसके लिए अपन गणना करते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट अब होता क्या, आई देखो आई क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। आई बराबर प्रेक्षित अनुसंग गुणधर्म परिकलित अनुसंग गुणधर्म।
इसके बाद में आई संगुणन या वियोजन के पश्चात मोल और संगुणन या वियोजन से पहले मोल, ये अपन फाइंड कर लेंगे। अब देखो ये आई की वैल्यू, ये आई आता है, क्या आता है आई। अब देखो पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन आई, इसे आई का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सभी जगह। अब आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने आपको लिखा रखा है, यदि वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है जी, वियोजन हो रहा है, तो आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा से निकालोगे। और यदि संगुणन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, तो आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अल्फा से निकालोगे। ठीक है, एन बराबर जो वियोजित होने वाले कण है ना उनकी मात्रा है। जैसे NaCl है 2 में वियोजन होता है, BaCl2 3 में वियोजन होता है, K4FeCN6 5 में वियोजित हो रहा है। इस तरीके से आपको आयंस देगा, उसको वियोजन करके देख लोगे, आई के साथ में मल्टीप्लाई कर लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये BVIP। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ठीक है जी। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वैसे मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की आपको एक झलक दिखाई है कि भैया जो अपन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी डिट्टो पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी से बाहर एक भी पेपर नहीं जाता है। आरपीएससी हो, आरएसएसएम भी हो, एक भी पेपर बाहर नहीं बनाती है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। आगे बात समझ में बोलो भाई। आपको ये क्लास सबसे अच्छी लगेगी। रीजन क्या है, क्योंकि देखो अपन इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट की बात की है इसने। देखो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना बातें, वो आपको याद रखनी है सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की। देखो बार बार मैं बता रहा हूं ना, तो बच्चे सोच रहे होंगे क्या है जाने ये, लेकिन याद रखना सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई से एक क्वेश्चन आएगा आपका, 101% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद में अणुसंख्य गुणधर्म है ना, अणुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद में जो बिलियन के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, बिलियन के प्रकार हैं, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, 6 मार्क के। तो आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल एनसीईआरटी का रिव्यू भी करवा दिया है मैंने, थ्योरी भी पढ़ा दी है, और मैंने बिल्कुल ऑथेंटिसिटी का बिल्कुल ध्यान रखा है। तो जो भी बच्चे यदि आरपीएससी ग्रेड 1 के ग्रेड 2 के लिए पढ़ेंगे ना, तो उनके भी आसानी पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एनसीईआरटी जितने भी एग्जाम्पल दे रखे ना, या तो उनको सॉल्व करना सीख लो या फिर उनके आंसर रट लो, पेपर में सीधे सीधे वही पूछे जाएंगे। तो आप सभी को पुनः दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें। ठीक है, जीवन एक बार मिला है, आप कैसे ही जियो, इसको खुल करके जीना है अपने को, और नक्कारों से सावधान रहना है, नक्कालों से सावधान रहो, जीवन में यही काम है आपका। तो आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगेगी, क्लास को एंजॉय करें, एनसीईआरटी को रीड करना सीखें, क्योंकि मेरे को तो 5 साल का अनुभव है कम से कम। इस एनसीईआरटी मेरे तो मस्तिष्क में बैठी हुई है, क्योंकि कम से कम मैंने 5-10 बार पढ़ लिया है इसको। तो मेरे को तो एनसीईआरटी से पढ़ना या पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस ये सेवा फ्री में चल रही है, और अपन जहाँ से भी पैसा लेते हैं वहाँ तो अपन पैसे लेते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको ये सुविधा फ्री में मिल रही है, तो इनका आप लाभ उठाएं। और साथियों के साथ में चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को जानें। आप हजार रुपए के कोर्स ले रहे हो ना, वहाँ भी इतनी क्लियरिटी के साथ में कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, जितना मैं आपको बिल्कुल अपने छोटे भाई बहन की तरह पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये समझो इन चीज़ों को, अपन केमिस्ट्री के अंतर्गत मेरा टारगेट है 33 में से 33 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन बात नहीं करते 70-80% की, 100% देते हैं। और 100% देने का रीजन ये है कि क्वेश्चंस अपने सीधे सीधे नोट से मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।